नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। विकास प्रस्तावों में विधायक बेपरवाह, मुख्यमंत्री अनुरूप सिर्फ 5 ने भेजी योजनाएं। आधार हर 10 वर्ष में करना होगा अपडेट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में ही होगा। वात्सल्य योजना में नहीं मिल पाई सहायता, बुआजी अनाथ बच्चों को कब मिलेगी मत। पति की जमीन में पत्नी को आधा हिस्सा देने से भड़के वकील। अशासकीय स्कूल में नियुक्तियों पर रोक। समूह ख के अफसरों को गृह जनपद में पोस्टिंग। स्थानीय भाषा की अनिवार्यता का बोर्डिंग स्कूलों ने किया विरोध। कुमाऊं में सफेद राशन कार्डों का कोटा फुल, कतार में 4000 परिवार। कुमाऊं विश्वविद्यालय मार्कशीट के साथ देगा डिग्री। पहली बार शीत सत्र में होंगी परीक्षाएं। शोध कार्य जानने एरिज में पहुंचे युवा वैज्ञानिक। 10 करोड़ से बनेगी एसटीएच में कैथ लैब। गोलापार में शिफ्ट हाई कोर्ट, हल्द्वानी बार। भ्रष्टाचार प्रदेश को खोखला कर रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। रुद्रपुर की पॉस कॉलोनी में छापा, फर्जी डिग्रियां समेत 2 दबोचे। ऊर्जा विभाग निगमों को एकीकरण की वकालत। 2015 से पहले के शहीद आश्रितों को फिलहाल अनुग्रह राशि नहीं। देहरादून 3 साल में 2 गुना होगा सेब का उत्पादन। पीसीएचजे और खान अफसरों का रिजल्ट जारी। दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं के उत्पादन पर रोक। डीएलएड के खिलाफ एसएलपी की मंजूरी। उत्तराखंड में गेहूं धान से महंगा हुआ मडवा झंगोरा। देहरादून विकास का रोना रोने वाले विधायक अपने क्षेत्र के प्रति संजीदगी नहीं दिखा रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 10-10 विकास कार्यों का प्रस्ताव मांगे जाने पर पक्ष विपक्ष के विधायकों ने खास उत्साह नहीं दिखाया। सीएम की अपील को 1 माह होने को है, पर अब तक सिर्फ 5 विधायकों ने विधिवत रूप से प्रस्ताव दिए हैं। गत 13 अक्टूबर को दलगत भावना से उठते हुए सीएम ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्र में 10 विकास योजनाएं चुनते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा था। उक्त प्रस्ताव विधायकों को वार्षिक मिलने वाली 3.75 करोड़ की निधि के अतिरिक्त मांगे गए थे। सीएम ने इसके लिए विधायकों को अनुरोध पत्र भी लिखे थे। गढ़वाल क्षेत्र के विधायकों को अपने प्रस्ताव अपर सचिव ललित मोहन रियाल, जबकि कुमाऊं क्षेत्र के विधायकों को प्रस्ताव अपर सचिव नवनीत पांडे को सौंपने को कहा गया था, पर अब तक सिर्फ गढ़वाल मंडल के 5 विधायकों के प्रस्ताव शासन पर पहुंचे हैं। रियाल के मुताबिक प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण के लिए संबंधित विभागों को भेज दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ विधायक अपने प्रस्ताव सीधे सीएम कार्यालय डीएम के मार्फत भेज रहे हैं, जबकि उन्हें सीधे शासन में नोडल अधिकारियों से संपर्क करने को कहा गया था। प्रस्ताव सांख्यिकी अधिकारी के ईमेल पर भेजने थे। 10 प्रस्ताव तत्काल ईमेल में भेज दिए गए। इस संबंध में मुझे सीडीओ का फोन भी आया था। विधायकों प्रस्ताव शासन को समय पर मुहैया कराने की जिम्मेदारी तो अफसरों की है, कहना है आदेश कुमार, विधायक जसपुर। अभी विकास कार्य के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि इसमें बड़े कार्य ही देखे जाने हैं, इसलिए अब वित्तीय आंकलन भी किया जा रहा है। काफी दिन से देहरादून आना नहीं हुआ, इस बार जब भी आऊंगा सभी प्रस्ताव शासन को भेज दिए जाएंगे, कहना है बंशीधर भगत, विधायक कालाडूंगी। आधार कार्ड के डेटा को अब हर 10 वर्ष में कम से कम एक बार अपडेट करना होगा। इसके लिए पहचान और निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन कर इस बाबत आदेश जारी कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें जानकारी अद्यतन रहेगी और सटीकता सुनिश्चित होगी। पिछले महीने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों से कहा था कि अगर उन्हें आधार बनवाए हुए 10 साल से अधिक समय हो गया है तो उन्हें संबंधित जानकारी अपडेट करानी होगी, नहीं तो वो उनका अद्यतन कराएं। सरकार ने 2010 में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत की थी। तब से कई लोगों के स्थान दूसरे बदलने से पुराने पते अमान्य हो गए, इसलिए यह फैसला लिया गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून विधान भवन में ही आयोजित होगा। विधायी विभाग की ओर से शीतकालीन सत्र के संदर्भ में तैयार किए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दे दी। हालांकि इस कार्यक्रम पर 16 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में अंतिम मुहर लगाई जानी है। विदित है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से पहले आयोजित किया जाना है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी काफी समय से सत्र को लेकर तैयारी कर रही है। सत्र की तिथि तय होने से पहले ही विधानसभा में दलीय बैठक भी कराई जा चुकी है। वात्सल्य योजना में अप्रैल और मई में आवेदन करने वाले अनाथ बच्चों को अब तक सरकारी मदद नहीं मिल पाई। जिस योजना में विभागीय मंत्री बुआ की भूमिका में, उस योजना का लाभ देने में सरकारी सिस्टम की सुस्ती हैरान करती है। 2074 अनाथ बच्चे 5 महीने से मदद का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना काल में कोरोना समेत अन्य
बीमारियों के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की थी। 31 मार्च 2022 तक इसके लिए आवेदन किए गए। अब तक योजना में शामिल 4,308 बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। कोई बच्चा छूटे ना, इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2022 तक बढ़ गई है। इन 2 महीनों के भीतर प्रदेश भर में 2,000 से ज़्यादा आवेदन आए। इसके जिला स्तर पर 2 बार सत्यापन कराया जा चुका है। इसके बावजूद भी इन अनाथ बच्चों को खाते में अब तक आर्थिक राशि जारी नहीं हो पाई है। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने खुद को इन अनाथ बच्चों की बुआ और सीएम को मामा बताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया था। देहरादून, शादी होती भूमिधर पति की आधी पत्नी के नाम दर्ज होने से जुड़े आदेश में वकील बिफर गई। वकीलों को इसका गजट नोटिफिकेशन मिला तो आक्रोश बढ़ गया। उत्तराखंड बार काउंसिलिंग से जुड़े वरिष्ठ वकीलों का तो कहना है कि अगर सरकार 15 दिन के भीतर इस आदेश को वापस नहीं लेती तो इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगी। उनका कहना है कि इस तरह के आदेश से कोर्ट में परिवार की लड़ाई के मामले बढ़ जाएंगे। इस मामले में कई वकील गुरुवार को बार काउंसिल के चेयरमैन MM लांबा से मिले। वरिष्ठ वकील YS तोमर ने इस दौरान कहा कि आदेश संविधान में मिले अधिकारों का हनन है। उन्होंने आशंका जताई कि महिलाएं इसका गलत लाभ भी उठा सकती है। वो संपत्ति वाले व्यक्ति से विवाह करके बाद में तलाक ले लेंगे। ऐसे में पति की आधी संपत्ति उनकी हो जाएगी। फिर महिलाएं दूसरी शादी करेंगी तो दूसरे पति की भी आधी संपत्ति की मालकिन बन जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि इससे समाज में गलत धारणा बन जाएगी। वकील राजेश्वर सिंह ने कहा कि हाल में इस तरह के कुछ मामले कोर्ट में आए हैं, तब से इस गजट नोटिफिकेशन के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि अगर पति की मौत होती है तो संपत्ति में मरने वाले की मां, पत्नी और बच्चों में हिस्सा बढ़ता है। नए आदेश में पत्नी अकेले आधी संपत्ति की मालिक होगी, जबकि बच्चे और मां को 25-25% संपत्ति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार से पिछले साल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में बदलाव किया। इसके गजट में 130 कौनी धारा जोड़ी। इसके तहत पुरुष भूमिधर के जीवन काल में उसकी पत्नी सह अंशधारी के रूप में दर्ज होगी। वो आधी संपत्ति की मालकिन होगी। सरकार ने अशासकीय स्कूलों में सभी प्रकार की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने गुरुवार को इसके आदेश दिए। नियुक्ति प्रक्रिया में लगातार मिल रही शिकायतों की वजह से यह रोक लगाई गई। तिवारी के अनुसार यह रोक अस्थायी सूत्रों के अनुसार वर्तमान में अशासकीय स्कूलों में भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शिक्षकों के साथ मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की भी नियुक्ति हो रही है। लेकिन इन भर्तियों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सामने भी लोगों से चयन प्रक्रिया में भेदभाव और लेन देन के आरोप भी लगाए। आरोप है कि नियुक्तियों से पहले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाता है, जिससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। गुरुवार को शिक्षा मंत्री के निर्देश में महानिदेशक ने भर्तियों को रोकने के आदेश जारी किए। समूह ख के प्रशासनिक अधिकारियों को गृह जनपद में पोस्टिंग को लाभ मिल सकेगा। तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव समिति ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही विधवा, विधुर और मृतक आश्रित कार्मिकों को भी कुछ शर्तों के साथ गृह जनपद में तबादले का लाभ देने पर समिति ने सहमति दे दी है। समिति की संस्तुतियों को जल्द ही सीएम पुष्कर सिंह धामी को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। गुरुवार शाम मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सचिव शैलेश बैगोली, अरविंद सिंह हयांकी, दलीप जावलकर, पंकज कुमार पांडे आदि शामिल हुए। समिति ने विभिन्न विभागों से मिले प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश में स्कूल स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए खाका तैयार कर लिया गया, जिसमें पाठ्यक्रम के साथ एक विषय स्थानीय भाषा आधारित पर रखा गया। लेकिन आवासीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा से संबंधित विषय की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई। ऐसे में बोर्डिंग स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा को केवल वैकल्पिक विषय के रूप से पढ़ाया जा सकेगा। निजी आवासीय विद्यालयों के मुखियाओं ने स्थानीय भाषा की अनिवार्यता का विरोध किया। उनका कहना है कि व्यावहारिक रूप से इस विषय के संचालन में बोर्डिंग स्कूलों में दिक्कत आ रही है। बोर्डिंग स्कूलों में अधिकांश छात्र अन्य प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं के शामिल होते हैं। ऐसे में उनके स्थानीय भाषा पढ़ाना मुश्किल है। इस संबंध में बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन ने शासन से वार्ता की, जिसमें विषय की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई। शासन ने भी आश्वासन दिया कि आवासीय विद्यालयों में इसे विकल्प के आधार पर संचालित किया जा सकता है। हालांकि अभी निर्णय अंतिम लेना बाकी है। आवासीय विद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि बोर्डिंग स्कूल में स्थानीय भाषा को पढ़ाया जाना संभव नहीं है। ऐसे में शासन को सुझाव दिया गया कि यदि इसे संचालित करना अनिवार्य है तो विकल्प के रूप में संचालित किया जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के तहत बोर्डिंग स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा। कुमाऊं मंडल में सफेद राशन कार्डों का निर्धारित कोटा लगभग फुल हो गया। ऐसे में राज्य खाद्य योजना के पात्रों को नए आवेदन करने पर आवेदन पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वर्तमान में लगभग 4,000 लोग सफेद कार्ड बनवाने के लिए वेटिंग में हैं। तय कोटे में स्थान खाली होने पर वोटिंग लिस्ट के अनुसार ही आवेदक योजना में शामिल हो सकेंगे। तब तक नए आवेदकों को पूर्ति विभाग की ओर से पीला राशन कार्ड जारी किया जा रहा है। प्रदेश में अपात्रों द्वारा खाद्य
राज्य खाद्य योजना का फायदा लिया जा रहा है। लगातार शिकायतें मिलने पर सरकार ने तकरीबन 6 माह पहले पात्रों को हाँ पात्र को नहीं कार्यक्रम चलाया था, जिसमें सफेद कार्ड धारक अपात्र लोगों के लिए कार्ड रद्द कर दिए, जिसके तहत बड़ी संख्या में कोटा खाली हुआ था। इस पात्रों को आवेदन करने पर आसानी से नया सफेद कार्ड मिल रहा था। कुमाऊं मंडल के नैनीताल, उधम सिंह नगर सहित सभी जिलों में खाद्य योजना के 5.17 लाख से ज़्यादा कार्ड धारक हैं। विभिन्न विभागों के अनुसार योजना से वंचित लोगों का पुराना बैकलॉग कोटा खाली होने से खत्म हुआ था। साथ ही नए कार्डों को भी नए पात्रों को नए कार्ड जारी हुई। वर्तमान में निर्धारित कोटा लगभग फुल हो गया। ऐसे में अब फिर से पात्र आवेदकों की वेटिंग लिस्ट लंबी होनी शुरू हो गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में गुरुवार को परीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तय किया गया कि आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) आईडी बनाना आवश्यक होगा, जिसके बगैर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अंतिम विषय सेमेस्टर की सीमा परीक्षा शुल्क के साथ ही डिग्री शुल्क भी लिया जाएगा, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को मार्कशीट के साथ डिग्री भी मिल सकेगी। विश्वविद्यालय मुख्यालय में कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षाएं कराने पर मंथन किया गया। तय किया गया कि विद्यार्थियों को प्रवेश के 1 माह के भीतर अपना प्रवर्तन प्रमाण पत्र महाविद्यालय में जमा कराना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि तब तक कॉलेज अपने स्तर से परीक्षा आवेदन पत्र भरवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद विशेष परिस्थितियों में विलंब शुल्क 500 रुपये के साथ 10 दिन के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अनुमति होगी। इसके बाद किसी भी दशा में परीक्षा आवेदन पत्र भरने व परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम विषय सेमेस्टर के परीक्षा शुल्क के साथ डिग्री शुल्क भी लिया जाएगा, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अंक तालिका के साथ डिग्री भी मिल सकेगी। बैठक में तय किया गया कि अगली किसी स्नातक पाठ्यक्रम में 20 से कम विद्यार्थी और परास्नातक पाठ्यक्रम 15 से कम विद्यार्थियों को प्रवेश पंजीकृत होता है तो ऐसे पाठ्यक्रम को बंद किया जाएगा। विद्यार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 3 प्रतियों में लिया जाएगा, जिसमें 1 प्रति विद्यार्थी की, 1 प्रति महाविद्यालय व 1 प्रति विश्वविद्यालय की होगी। कुलपति प्रोफेसर जोशी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के आधार पर पहली बार कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जानी है। बैठक में कुल सचिव दिनेश चंद्र समेत विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। नैनीताल आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज में 5 दिवसीय यंग एस्ट्रोनॉमर मीट का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश भर के शीर्ष वैज्ञानिकों संस्थानों आईआईटी में शोध कर रहे 160 प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। एरिज के महानिदेशक डॉक्टर दीपांकर बनर्जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए इसे युवा वैज्ञानिक के लिए एक बेहतरीन आयोजन बताया। कहा कि यहाँ युवा शोधार्थी भविष्य में भारत की खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। IISER मोहाली के वैज्ञानिक प्रोफेसर KPGN सरडूज ने भी शोध विद्यार्थियों से चर्चा की। आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक कुमार झा कर रहे हैं। समन्वय डिम्पल शर्मा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान अमर आर्यन, राजकिशोर जोशी, अंकिता रावत, अर्पिता श्रीवास्तव, निकित वशिष्ठ एलावाड़ी, राहुल शिवराण, नवीन डुकिया आदि शामिल थे। हल्द्वानी लंबे समय से कैथ लैब का इंतजार कर रहे दिल के रोगियों के लिए राहत भरी खबर है। सुशीला तिवारी अस्पताल में करीब 10 करोड़ रुपए से कैथ लैब बनाई जाएगी। मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL कोटद्वार को भेज दिया। प्रस्ताव को मूर्त रूप मिला तो कुमाऊं भर के हृदय रोगियों को इससे राहत मिलेगी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत BEL कोटद्वार को STS में कैथ लैब बनाने की योजना है। कुछ माह पूर्व कंपनी के कुछ लोगों ने कैथ लैब को लेकर STS का दौरा किया और अस्पताल प्रबंधन के साथ ही मामले में बैठक की थी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने STS में कैथ लैब के लिए उचित जगहों की तलाश शुरू की। टीम ने मेडिसिन ICU के पास कैथ लैब का निर्णय लिया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मेडिसिन ICU के पास कैथ लैब होने से मरीजों को ICU पहुंचने में आसानी होगी। वहीं डॉक्टर भी मरीजों पर आसानी से नजर रख सकेंगे। जगह चिन्हित करने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने लैब निर्माण के आगे प्रक्रिया को लेकर BEL कोटद्वार को पत्र लिखा है। कंपनी अस्पताल प्रबंधन के कैथ लैब में लगने वाले उपकरणों की खरीद और लैब निर्माण में आने वाले खर्चे का प्रस्ताव मांगा है। कॉलेज प्रबंधन ने मामले में 10 करोड़ का प्रस्ताव BEL कोटद्वार को भेज दिया है। हल्द्वानी बार एसोसिएशन का कहना है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से गोलापार शिफ्ट करना अच्छा व दूरगामी फैसला साबित होगा। इस मामले में पिथौरागढ़ और बागेश्वर बार एसोसिएशन भी हल्द्वानी बार एसोसिएशन के साथ हैं। गुरुवार को जजी कोर्ट स्थित बार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि नैनीताल पर्यटक स्थल है, वहां हर सीजन में भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिसके चलते होटल पैक रहते हैं। रास्ते जाम रहने के साथ खाना पीना महंगा हो जाता है। ऐसे में वादकारी के लिए हाईकोर्ट आना केवल काफ़ी खर्चीला होता है, बल्कि आवाजाही में काफ़ी परेशानी होती है। पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट करने का प्रस्ताव हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने
बल्कि शासन ने दिया है। पूर्व अध्यक्ष राम सिंह बछेड़ा ने कहा कि कुछ लोग हाईकोर्ट के शिफ्ट होने का विरोध कर रहे हैं, जबकि नैनीताल के ज्यादातर लोग शिफ्ट करने के पक्ष में। उन्होंने कहा कि न्याय का सिद्धांत है कि वादी को सस्ता सुलभ न्याय मिलना, लेकिन नैनीताल आना जाना रहना वादियों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। ऐसे में हाईकोर्ट को गोलापार शिफ्ट करना न्याय संगत है। पूर्व अध्यक्ष बसंत जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट जिले के भीतर ही शिफ्ट हो रहा है, जबकि शिफ्टिंग का विरोध कर रहे लोग इसे पर्वतीय क्षेत्र के साथ अन्याय के तौर पर पेश कर रहे हैं। गोलापार शिफ्ट होने से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए भी हाईकोर्ट पहुंचना आसान होगा। इस दौरान अध्यक्ष मुकेश तिवारी, जगत सिंह, उपाध्यक्ष प्रकाश जोशी, महिला उपाध्यक्ष रंजनी पाल, कार्यकारिणी सदस्य महिला सुचिता बेलवाल, बशीरत जहां, वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन सिंह अधिकारी, दृष्टि चौहान, महिमा पांडे आदि मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामनगर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से भेंट की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उत्तराखंड को खोखला कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धामी लगातार विकास कार्य में लगे हुए हैं। रामनगर गुरुवार को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रामनगर विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक मोहन सिंह बिष्ट, जगमोहन सिंह व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी लगातार प्रदेश का विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए भ्रष्टाचार ठीक नहीं, इससे प्रदेश खोखला हो रहा है। भ्रष्टाचारी को साथ ही भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों पर भी प्रदेश की सरकार कार्यवाही कर रही है। कहा कि उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है, इसके विकास को लेकर सभी लोगों को आगे आने की जरूरत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगमोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रामनगर के साथ ही प्रदेश में अपना विकास का विजन दिखाया है। बताया कि हनुमान सेवा ट्रस्ट और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम छोई स्थित हनुमान धाम पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने देश प्रदेश के लोगों को सुखी जीवन की कामना की। यहाँ सतनाम सिंह, दिनेश अग्रवाल, पवन अग्रवाल, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री दिनेश मेहरा, जगमोहन बिष्ट आदि थे। ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों ने ऊर्जा के तीनों निगमों का एकीकरण कर राज्य विद्युत परिषद का गठन करने की मांग उठाई। इसके साथ ही कर्मचारियों ने ऊर्जा के तीनों निगमों में पुरानी पेंशन स्कीम भी जल्द से जल्द लागू करने की पैरवी की। मुख्य उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन का 29वां द्विवार्षिक अधिवेशन गुरुवार को यमुना कॉलोनी स्थित ऑफिसर क्लब में शुरू हुआ। पहले दिन कर्मियों ने विभिन्न मांगों में चर्चा करते हुए कहा कि ऊर्जा के तीनों निगमों का एकीकरण कर राज्य विद्युत परिषद गठित की जानी है, ताकि राज्य के संसाधनों का सही उपयोग किया जा सके। निचले स्तर का कर्मचारी का भारी अभाव है, ऐसे में निगमों का एकीकरण कर राज्य विद्युत परिषद बनाई जाए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक बेनीवाल, एमएन उप्रेती, बीना शर्मा, अजय सिंह, सोहन शर्मा, उमेश पुरोहित मौजूद रहे। अल्मोड़ा। अब परीक्षा के मामलों में अल्मोड़ा एसएससी विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से कुमाऊं विश्वविद्यालय से अलग हो गया। इस विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय के ओर से संचालित छठे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है। इसके साथ ही एसएससी विश्वविद्यालय में कुमाऊं विश्वविद्यालय का अंतिम लॉट भी निकल गई। अब समस्त रेगुलर परीक्षाएं स्वतंत्र रूप से एसएससी विश्वविद्यालय से संपन्न कराई जाएंगी। एसएससी विश्वविद्यालय को अस्तित्व में आए करीब 3 साल होने को है। शुरुआत के सेमेस्टर की परीक्षाएं कुमाऊं विश्वविद्यालय से ही हो रही थी। पिछले साल 5वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं कुमाऊं विश्वविद्यालय संपन्न कराई गई थी। इससे केवल बाद बीए, बीएससी और बीकॉम छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से संचालित हो रही थी। वर्ष 2015 से पहले शहीद हुए सैनिकों का आश्रितों को फिलहाल 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति रखने के आदेश दिए। सैनिक कल्याण निर्देशालय ने इस बाबत सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी। अपर सचिव सैनिक कल्याण CS धर्मशक्तों को भेजे गए पत्र में बताया गया कि 4 नवंबर को अनुग्रह राशि से जुड़े सभी 8 प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। मामला मुल्क की सरहदों की सुरक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिकों परिजनों की सहायता के लिए सरकार ने 5 मार्च 2014 को नई व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत शहीद के परिवार को तत्काल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी लगी, लेकिन इससे जीओ जारी होने से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों ने भी अनुग्रह राशि के लिए दावा किया। इसके लिए वह हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 से पहले शहीद हुए सैनिकों को आश्रितों को भी 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया था। इसे अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। सरकार का मानना है कि यदि हाईकोर्ट का आदेश माना जाए तो राज्य भर वित्त बोझ काफी बढ़ जाएगा। दरअसल 2001 से अब तक राज्य के 267 जांबाज सैनिक भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे चुके हैं, जिससे पहले के शहीदों को भी देखा जाए तो कुल शहीद सैनिकों के परिवार की यौन संख्या 1700 से ज्यादा है। एक मामले में अनुग्रह राशि देने पर यौन नजीर बन सकता है, इससे भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। दूसरा, यह की व्यवस्था मार्च 2015 से लागू हुई थी, इसलिए इस अवधि से पहले मान्य नहीं किया जा सकता। कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को अगले 3 सालों में राज्य का सेब उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य दिया है। जिन्होंने इसके लिए अफसरों को एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। फलों के पौधों की कम डिमांड आने पर मंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की है। कृषि मंत्री जोशी ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले पौधों में
फल एवं पौधों का चिन्हीकरण के संदर्भ में बैठक ली। उन्होंने इस दौरान शीतकालीन फल पौधों की डिमांड की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस बार सेब की 2.25 लाख, आड़ू 62,000, पूलम 35,000, कीवी की 65,000, खुमानी 18,000 पौधों की डिमांड आई है। मंत्री ने कहा कि इस बार पिछली बार से कम डिमांड आने की वजह से क्या है, जबकि पिछली बार 6 लाख से ज़्यादा पौधों की डिमांड आई थी। मंत्री ने कहा कि पौधों की डिमांड बढ़ाई जाए और इस संदर्भ में एक्शन प्लान तैयार किया जाए। मंत्री ने कहा कि राज्य में मौजूदा समय में सेब उत्पादन 80,000 टन है। उन्होंने कहा कि राज्य अब 25 साल का होगा तो राज्य का सेब उत्पादन दुगना होगा। देहरादून NIOS DL अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने सरकार से SLP की अनुमति मिलने के बाद बेसिक शिक्षा निर्देशक वंदना गर्ब्याल को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संपर्क करने पर गर्ब्याल ने इनकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि SLP के दस्तावेजों को सरकारी अधिवक्ताओं को मुहैया करा दिया गया। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को सरकार को आदेश दिए थे कि वो NIOS से DL करने वालों को बेसिक शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया में शामिल करें। सरकार बीच प्रक्रिया में NIOS को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले 10 फरवरी 2021 में सरकार का NIOS DLED को बेसिक शिक्षा की भर्ती के लिए पात्र नहीं मान चुकी तत्कालीन शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम तक इसके आदेश किए थे। सरकार का मानना है कि बेसिक शिक्षा भर्ती नियमावली में 18 महीने के DLED को मान्य नहीं किया गया। दूसरा, यदि बीच भर्ती में नए लोगों को शामिल किया जाता है तो अब तक हो चुकी 1849 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी बाधित हो जाएगी। नए सिरे से मेरिट बनाने पर पूर्व में चयनित कई लोगों को हटना भी पड़ सकता है। गर्ब्याल ने बताया कि SLP की औपचारिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ BEd TET प्रशिक्षित भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर चुके हैं। बेसिक शिक्षकों को 2,724 पदों पर अब तक 1849 पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन 2021 के मुख्य कंप्यूटर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। आयोग की ओर से PCSJ के 13 पदों के लिए 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया। इसके अलावा आयोग ने भूतत्व खान कर्म इकाई उद्योग निर्देशालय में सहायक भूवैज्ञानिक और खान अधिकारी समूह ख की स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। दोनों पदों पर कुल 33 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। उत्तराखंड में गेहूं और धान के मुकाबले परंपरागत मोटे अनाज मड़वा, झंगोरा और चौलाई उगाने वाले किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। मंडी समिति ने इस साल के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हुए खरीदारी शुरू कर दी। झंगोरा का प्रति किलो मूल्य 5 बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलो से 30 रुपये प्रति किलो किया गया है, जबकि मड़वा का दाम 25 रुपये और चौलाई का दाम 52 रुपये प्रति किलो ही रहेगा। परंपरागत फसलों का मुख्य सामान्य गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले काफी ज्यादा वर्ष 2021-22 में जहां गेहूं MSP 20 रुपये 15 पैसे था, जबकि धान का 20 रुपये 40 पैसा प्रति किलो ही है। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के MD निधि यादव की ओर से 2022-23 के लिए जारी नई खरीद दरों में झंगोरे का मूल्य बढ़ाया गया है, जबकि बाकी दोनों फसलों का मूल्य पिछले साल के समान ही रखा गया। प्रदेश भर में बनाए गए 10 विभिन्न सेंटरों पर खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खरीद प्रक्रिया के तहत गढ़वाल का मुख्य नोडल अधिकारी DGM मार्केटिंग विजय थपड़ियाल और कुमाऊं मंडल का मुख्य नोडल अधिकारी हल्द्वानी मंडी समिति के सचिव दिग्विजय सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। थपड़ियाल ने बताया कि किसानों को भुगतान करने के लिए राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपए का बजट भी मांगा गया है।